Hello and welcome. Today we are going to discuss about ejectment of tenant. Uh, this is one of the most important topic when it comes to any tenancy act or any tenancy ordinance, any rental law. We whenever we हम जब भी ये बात सुनते हैं कि भाई देखें किराएदार है या एक शख्स जो है वो आपकी ज़मीनों पे काम करता है और अगर वो वहाँ से ना निकले यानी आपकी अपनी जो ऑनरशिप है उसको वो चैलेंज कर बैठे, तो उस सूरत में आपके पास क्या क्या तरीक़ाकार मौजूद हैं, व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर रिजेक्टमेंट, व्हाट विल द प्रोसीजर ऑफ दैट। अभी हम इनको एग्जॉस्टिवली हम ईच एंड एवरी जो चीज़ है इसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट अंडर दी पंजाब टेनेंसी एक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इजेक्टमेंट इन अ वेरी लिटरल मीनिंग। इसके लिटरल मीनिंग्स क्या है? इट्स अ लीगल एक्शन ब्रॉट बाय लैंडलॉर्ड और एनी अदर ऑथराइज्ड अंडर हिम टू टेक बैक पोजेशन ऑफ द लैंड। In literal meaning, it can be termed as throwing out or to put out or to cast away a person from property. Again, इसमें ये मिस्टेक मुझसे हो गई, एट इसमें दोबारा आ गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। मीनिंग देयर बाय के आप एक शख्स को उसकी अपनी प्रॉपर्टी से आप उसको थ्रो आउट कर रहे हैं। वाई? बिकॉज ही हैज़ बिन not doing the things according to your wishes, according to the terms of the agreement, or whether that agreement was in written form or it was an oral agreement. Sections 39 to 49, so 10 sections हैं बेसिकली ये कि जो इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट को और इजेक्टमेंट कैसे होती है, उसका प्रोसीजर क्या होता है और उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं, उसके आफ्टर शॉक्स क्या हैं, या राइट्स क्या हैं टेनेंट के इस सारे प्रोसीजर में। क्योंकि ये सारा प्रोसीजर जो है इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट में, इसमें तो हम तो ये देखते हैं कि भाई लैंड लॉर्ड का राइट है, तो इस सूरत में टेनेंट का क्या राइट है अगर आप उसको इजेक्ट कर रहे हैं, तो हमने इसको भी देखना है। नॉर्मली अ टेनेंट ओके, द ग्राउंड ऑफ इजेक्टमेंट कैन बी वेरिड एज टू द टाइप ऑफ टेनेंसी। नॉर्मली अ टेनेंट इज नॉट इजेक्टेड इन बिटवीन May 1st and 15 June एज मैंशनड इन सेक्शन 47। सेक्शन 47 में ये बात दी गई है कि May 1st और 15 जून के दरमियान में आपने टेनेंट को इजेक्ट नहीं करना। द एग्रीकल्चरल ईयर अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट एक्ट इज 17th day of June और एनी अदर डे स्पेशली प्रिस्क्राइब्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सेक्शन 4 सब सेक्शन 17 है ये। यहाँ पे आपने अंदाज़ा लगाया कि जो टेनेंसी एक्ट में जो डे है वो 17th day of June है एग्रीकल्चरल ईयर, जो कि लैंड रेवेन्यू एक्ट में अगर आपको याद होगा वो ऐसे नहीं था, उसकी सेक्शन 4 में ये टर्म दूसरी थी। तो यहाँ पे बहरहाल अभी हम टेनेंसी एक्ट में देखें तो ये एक चीज़ डिफरेंट है। यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल ईयर है वो 17th day of June से शुरू हो रहा है। अब सबसे पहले हमने देखा कि ऑक्यूपेंसी टेनेंट, जो कि सबसे ख़तरनाक फॉर्म ऑफ टेनेंसी है, जिसको मैंने कंट्रोवर्शियल भी कहा था, उसको आप किस तरह निकालते हैं अंडर सेक्शन 39। आपके पास क्या ग्राउंड है उसको निकालने के लिए? इफ़ ही यूज लैंड इन सच मैनर एज टू मेक इट अनफिट फॉर द पर्पज फॉर ही हेल्ड इट ऑन फर्स्ट प्लेस। अगर उसने कल्टिवेशन के लिए उस लैंड को रखा था और उसने कल्टिवेशन वो नहीं कर रहा, तो कल्टिवेशन उसने खराब, उसने लैंड को ही अनफिट कर दिया है। देखे ना, गवर्नमेंट का काम है टू गेट रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड। गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में है इफ लैंड इज बीइंग कल्टिवेटेड। इफ लैंड इज नॉट बीइंग कल्टिवेटेड इन अ प्रॉपर वे, देन ऑफ कोर्स गवर्नमेंट विल थ्रो दिस सच पर्सन अवे फ्रॉम द लैंड। When the rent is to be paid in kind and the tenant failed to cultivate the land according to the customs of such locality, when a decree of arrears have been passed against such tenant and such decree remains unsatisfied for a long time। अब इसमें long time कितना टाइम है? That is going to be depending upon the arrears and about the those sections which we have studied in Land Revenue Act 1967 regarding the recovery of arrears के उसमें जो जो methods थे रिकवरी के, जो आपको याद होगा, ये फिर अब आपको उसके साथ मैच करना पड़ेगा। बट वो अभी इस वक्त हमारा टॉपिक नहीं है, तो इसलिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इन 3 तरीक़ों से ऑक्यूपेंसी टेनेंट के खिलाफ आपके पास ग्राउंड्स आ जाते हैं। सेक्शन 39। सेक्शन 40 जिसमें आपके पास वो टेनेंट है जिसके साथ आपका एक फिक्स्ड एग्रीमेंट है।
तो पहली तो बात है कि जब तक वो एग्रीमेंट मौजूद है, जब तक कि उसकी डेट मौजूद है, आप उससे पहले उसको नॉर्मली नहीं निकाल सकते। लेकिन लेकिन उस डेट से पहले कि अगर उस डेट उसमें आपने उसको 5 साल के लिए आपका आपका फिक्स टर्म है, या 2 साल के लिए है, या 3 साल के लिए है, या 1.5 साल के लिए, जिस तरह भी 1 एग्रीकल्चरल ईयर है, या जिस तरह भी है, वो फिर आपने उस टेनेंसी एग्रीमेंट को देखना होता है कि अगर वो टेनेंसी एग्रीमेंट एक्सपायर नहीं हुआ तो आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते नॉर्मली। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। If he used land in such manner as to make it unfit for the purpose for which he held it on first place, just like before, when the rent is to be paid in kind and the tenant failed to cultivate the land according to the customs of such locality, when any other justified reason is present, or any order or decree of competent authority, यानी किसी ऑर्डर किसी डिग्री ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वहाँ पे आपके पास है इस चीज़ में, और कोई आपके पास जस्टिफाइड रीज़न है, या उस शख्स ने बाकायदा कल्टीवेट नहीं किया अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स, या उस शख्स ने उस लैंड को इस तरह से यूज़ कर रहा है कि जिस तरह से उसने उसको यूज़ नहीं करनी थी। टेनेंट ऑफ ईयर टू ईयर कैन बी इजेक्टेड फ्रॉम द एक्सपायरेशन ऑफ एग्रीकल्चरल ईयर अकॉर्डिंगली, सेक्शन 41। ईयर टू ईयर जो है वो आपने देखना है कि एक्सपायर, अगर देखें ना, अगर एग्रीकल्चरल ईयर जो एक्सपायर होता है और एक्सपायर होने के बाद ही आप उसको, क्योंकि देखें ना एग्रीकल्चरल ईयर जब एक्सपायर होगा तो आप निकालेंगे ना। एग्रीकल्चरल ईयर में उसमें उसकी बुवाई की होगी, उसने उधर इतनी मेहनत की होगी, अभी उसने अपनी मेहनत का जो वो फल है उसको मिला नहीं और आप उसको पहले से निकालें, तो ऐसे नहीं होता। एग्रीकल्चरल ईयर ख़त्म होने के बाद ही होता है। अब प्रोसीजर क्या है इजेक्टमेंट का? अब इसमें ये 41, 42, 43, 44, 45, 46 ये बेसिकली 6 सेक्शंस हैं। 41 इसमें थोड़ी एग्जॉस्टिव है। वो ये कहती है कि अ टेनेंट शेल नॉट बी इजेक्टेड एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। व्हेन अ डिक्री ऑफ अ एरियर हैज़ बीन पास्ड एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, when no right of occupancy or contract or decree or order of competent authority exists, ना वो ऑक्यूपेंसी टेनेंट है, ना उसके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ना उसके हक में कोई डिक्री है, ना कोई उसके हक में ऑर्डर है, तो फिर तो सारी बात है ना, उसको निकाल देंगे। वो लैंडलॉर्ड के पास ये राइट है उसको निकालने का, या उसके खिलाफ डिक्री ऑफ एरियर पास हुई भी है। एरियर मीन्स कि जो लैंड रेवेन्यू उसने अनपेड है उसका अभी तक। इन बोथ केसेस एन एप्लीकेशन हैज़ टू बी मूव बिफोर रेवेन्यू ऑफिसर, यानी कि आप उसको फिर भी खुद ही निकालेंगे, रेवेन्यू ऑफिसर को आपने वो भेजनी है एप्लीकेशन। In the first case, revenue officer, after necessary inquiry, will serve a notice to the tenant about his arrears and give him 15 days to pay the same. Failure of tenant to pay will eventually result in the ejectment according to the provisions of this act. So he will have 15 days time to pay the whole rent. Whether it can be an installment also, ये उस एप्लीकेशन के जो मेरिट्स को देखा जाता है और वो उसकी प्लीज को देखा जाता है टेनेंट की। इन द सेकेंड केस कौन सा, कि जब उसके पास ना ऑक्यूपेंसी राइट है, ना कॉन्ट्रैक्ट है, ना डिग्री है, कुछ भी नहीं है। द सेकेंड केस, रेवेन्यू ऑफिसर विल सर्व द नोटिस ऑफ इजेक्टमेंट बट नॉट आफ्टर 15th November in any agricultural year. So it will always be before 15th November. The date to vacate must be 1st May of the next following year. 1st May जो है उससे पहले आपने उसको नहीं निकालना। If such tenant wants to contest, he must institute a suit within 2 months of the said notice, failure of which will result into ejectment according to the provisions of this act. ये नहीं कि उसको एकदम निकाल देते हैं, लेकिन अगर वो नहीं जवाब देता 2 महीने के अंदर, जब रेवेन्यू ऑफिसर ने उसको नोटिस भेजा हुआ है, क्योंकि नोटिस के अंदर 15 दिन का तो वैसे भी टाइम होता है कि भाई तुम अगर तुम्हारे पास तुम्हारे कुछ एरियर है तुम उनको जमा करा दो। Revenue officer on his own without suit of tenant may order the landlord to pay compensation to the tenant. देखिए अगर टेनेंट के पास फर्स्ट के ऐसे वसाइल ही ना हो कि वो कोई सूट कर सके, किसी वकील को रख सके, तब भी इसका मतलब ये नहीं कि लैंड जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो कोई खुद से इंक्वायरी ना करे। वो इंक्वायरी कर सकता है और वो खुद से की फैसला दे सकता है कि भाई तुम पैसे दो लैंडलॉर्ड को। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैज़ पावर्स टू prescribe rules regarding form, language, signature and attestation of such applications and notices। तो ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कुछ पावर्स भी इसमें बयान की गई हैं, लेकिन ये आपने इजेक्टमेंट की लिमिटेशंस और ये बाकी आपने इस पूरे रूल्स को आपने देखना है। सेक्शन 14 49 वो ये कहती है रेवेन्यू कोड में इन इट्स
discretion if comes to conclusion that injury caused by act or omission by the tenant can be remedied, or award of compensation may be sufficient to satisfy the landlord, and instead of ejectment the court may order the tenant to do the same in a fixed period. यानी कहते हैं ना कि रेवेन्यू कोर्ट जो है वो ये समझती है कि इजेक्टमेंट के बजाय अगर जो नुकसान हो रहा है टेनेंट का, उस नुकसान को हम पूर कर दें, और अगर वो नुकसान को पूर करना जो है वो बेहतर होगा टेनेंट के लिए, तो उस सूरत में जो है वो रेवेन्यू कोर्ट जो है वो इजेक्टमेंट की पटिशन को वो रद्द कर सकती है. द कोर्ट में आल्सो टाइम टू टाइम एक्सटेंड सच पीरियड. यानी किस पीरियड की बात हो रही है कि उस पीरियड की बात हो रही है कि जिस पीरियड के लिए आपने उसको कंपनसेशन अवॉर्ड करनी थी. यानी लैंडलॉर्ड को आप कह रहे हैं कि आप उसको कंपनसेशन, यानी टेनेंट को आप कह रहे हैं कि आप कंपनसेशन अवॉर्ड कर दें, आपकी वजह से इंजरी ये मसाइल पैदा हुए लैंडलॉर्ड को, उन मसाइल की वजह से लैंडलॉर्ड आपको निकालना चाह रहा है. तो अगर आप इतने पैसे देते हैं तो लैंडलॉर्ड को हम ये हुक्म देते हैं कि वो ना आपको निकाले, और हम उसके एप्लीकेशन ऑफ एडजस्टमेंट को रिजेक्ट कर देंगे. तो वो उस टाइम को एक्सटेंड किया जा सकता है. टेनेंट विल नॉट बी इजेक्टेड फ्रॉम द लैंड इन केस ऑफ अनकट और अनगैदर्ड क्रॉप्स. तो ये एक बड़ी एक अच्छी कंडीशन है इसमें. टेनेंट हैज़ टू बी कंपनसेटेड इन केस इफ ही हैज़ नॉट सोन और प्लांटेड क्रॉप्स बट मेड द लैंड रेडी फॉर द सेम. ये देखे ना, उसने अगर उसको सही किया है, उसने उसको प्रॉपरली उसमें उसने पानी लेके आया हुआ है, सारे मामलात उसने किए हुए, और आप उसको उस वक्त निकाल दें, नहीं, तो आप पहले उसको कंपनसेट करें. रेवेन्यू ऑफिसर में ऑर्डर एनी सच इक्विटेबल सम ऑन द एप्लीकेशन ऑफ टेनेंट. लेकिन अगेन ये सब कुछ रेवेन्यू ऑफिसर ने करना होता है. रेवेन्यू ऑफिसर में ऑल्सो आस्क द लैंडलॉर्ड टू पे प्रॉपर सम अगेंस्ट स्टैंडिंग क्रॉप्स टू द टेनेंट, और इन अदर केस में आस्क द टेनेंट टू पे द लैंडलॉर्ड टू हैव लॉन्गर ऑक्यूपेशन ऑफ सच लैंड. अब देखना, अगर ऐसे हो कि लैंडलॉर्ड के नहीं जी हमने इसको निकालना है ड्यू टू सच रीजन, हम इस दूसरी बात को नहीं मानते, तो फिर उस सूरत में ये है कि फिर एक प्रॉपर सम जो है लैंडलॉर्ड जो है वो ये मुतय्यन कर सकता है किसके लिए, लैंडलॉर्ड के लिए, कि वो उसको टेनेंट को पे करे, या टेनेंट को वो कहेगा कि तुम अब पे करो लैंडलॉर्ड को. अगर केस ऐसा आ जाता है कि जिस केस में टेनेंट को जस्टिफाई कर देता है कि भाई मेरी को फलों का सीज़न आना है आगे, तो मेरे फल अभी फ्रूट नहीं पके, या मेरे जिस कोई कैटल फार्मिंग थी या कोई इस तरह कोई और मामला इस तरह से हों, कहते हैं ना लैंड वो यूज़ हो रही है इसमें जो लैंड कल्टीवेशन के लिए सबसर्वेंट टू कल्टीवेशन है ना, जो हमने लैंड की डेफिनेशन पढ़ी थी. तो इन सारी सूरतों में रेवेन्यू ऑफिसर के पास ये चांस होता है इस सेक्शन के तहत, सेक्शन 49 के तहत, कि वो स्टैंडिंग क्रॉप्स के अगेंस्ट या टेनेंट को पैसे पे कराए, या अगर टेनेंट कहता है कि नहीं मुझे थोड़ी सी ज़मीन कुछ अरसे के लिए और के लिए चाहिए, फिर उस सूरत में वो टेनेंट को कहता है कि तुम लैंडलॉर्ड को पे करो, क्योंकि तुम लैंड को ज़्यादा अरसे के लिए कुछ अरसे के लिए लॉन्गर पीरियड के लिए रखना चाह रहे हो. तो ये इजेक्टमेंट इन सूरतों में रुक भी सकती है. तो हमने इस पूरे क्वेश्चन में देखा कि इजेक्टमेंट के ग्राउंड्स क्या हैं, इजेक्टमेंट कैसे होती है, और इजेक्टमेंट के वक्त राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो टेनेंट की हैं या लैंडलॉर्ड की हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ होती है. स्पेशली हमने आखिरी सेक्शंस में 48-49 में देखा कि किन सूरतों में रेवेन्यू ऑफिसर इजेक्टमेंट की पटिशन को ख़त्म कर सकता है और कंपनसेशन अवॉर्ड करके मामले को रफा दफा भी कर देता है. सो आई होप दैट दिस होल प्रेजेंटेशन was good and good for you, and you have understood basic theme and basic topic regarding ejectment. I will see you next time. Thank you.